जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, पहली सदी का समय है। रोमन साम्राज्य के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, प्लिनी दी एल्डर। हाँ, जो रोम में बैठे हैं और बिल्कुल। रोम में बैठकर वो लिटरली आंसू बहा रहे हैं, मतलब बकायदा दुख जता रहे हैं। उनके इस दुख की वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनके महान रोमन साम्राज्य का सारा खजाना, मतलब उनका सारा सोना, बहुत तेजी से भारत की तरफ बहता जा रहा था। और वो भी किस लिए? सिर्फ भारत से काली मिर्च खरीदने के लिए। हाँ, और मतलब मजे की बात यह है कि आज की इस गहन चर्चा में हम जिन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालने वाले हैं ना, वो प्लिनी की शिकायत को एकदम सच साबित करते हैं। एकदम सच। वैसे आमतौर पर हमारी एक धारणा होती है कि महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जब वो विशाल मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा तो भारत में एक अंधकार युग आ गया था। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि बस अराजकता फैल गई थी। लेकिन आज जब हम इन ऐतिहासिक स्रोतों को देखते हैं, चाहे वो राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख हो या कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख हो। हाँ, और वो कालिदास का नाटक भी तो है ना, मालविका अग्निमित्रम। जी, वो भी। और उस दौर के सिक्कों का जो विशाल खजाना मिला है, आहा, ये सब मिलकर एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। और यही तो मतलब इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हम हमेशा सोचते हैं कि एक बड़ी केंद्रीय सत्ता का गिरना मतलब तबाही। लेकिन चलिए इसको ना एक अलग नजरिए से समझते हैं। अच्छा, बताइए। मौर्य साम्राज्य का गिरना असल में एक विशाल बरगद के पेड़ के गिरने जैसा था। दिलचस्प एनालॉजी है ना? जी। देखिए, जब तक एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा रहता है, उसकी घनी छांव की नीचे धूप नहीं पहुंचती और वहां कुछ और पनप नहीं पाता। सही बात है। लेकिन जब वो पेड़ गिरा तो धूप सीधे जमीन तक पहुंची और उस ऐतिहासिक जंगल में नए विविध पौधों को, मतलब नए राजवंशों, नई कलाओं और नई संस्कृतियों को उगने का मौका मिला। बिल्कुल। तो मैं ये समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि बिना किसी एक मुख्य राजा या सेंट्रल अथॉरिटी के भी ये दौर इतना ज्यादा समृद्ध कैसे हो गया? इसका जवाब ना उस दौर के सिक्कों में छिपा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक नया आकार उभर रहा था। वो कैसे? जैसे कि मौर्य काल में जो सिक्के होते थे, उन पर सिर्फ कुछ निशान या पंचमार्क होते थे। हाँ, पंचमार्क कॉइन्स। बिल्कुल। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद के इस दौर में इतिहास में पहली बार सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनके चित्र छपने शुरू हुए। अरे वाह, मतलब पहली बार? जी, पहली बार। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था कि अब शासक अपनी एक अलग पहचान, अपना एक ब्रांड बना रहे थे। क्या बात है। और ये सब उस अर्थव्यवस्था के दम पर हो रहा था जो उस समय एक अलग ही ऊंचाई पर थी। तो चलिए इस बरगद के पेड़ के गिरने के बाद उगी सबसे पहली शाखाओं की बात करते हैं। मतलब मौर्यों के तुरंत बाद सत्ता में आने वाले जो देशी राजवंश थे। बिल्कुल, उत्तर भारत के राजवंश। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उत्तरी भारत में शुंग राजवंश का उदय हुआ। मौर्यों के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गए। जी, और उन्होंने काफी युद्ध भी लड़े। उन्होंने बैक्ट्रियन ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस को रोका। और कलिंग के राजा खारवेल के साथ भी उनके युद्ध हुए थे। बिल्कुल। वैसे खारवेल का जिक्र आते ही वो मशहूर हाथी गुम्फा शिलालेख याद आता है। हाँ, जो बताता है कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन मुझे पुष्यमित्र शुंग के चरित्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, मतलब एक कंफ्यूजन है। आप शायद उनके धार्मिक रुझान और उनके निर्माण कार्यों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एकदम सही पढ़ा आपने। स्रोत साफ कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण शासक थे। हाँ, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। बिल्कुल, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जहां जहां वो जाता है वो इलाका राजा का मान लिया जाता है। और उनके राजपुरोहित भी कोई और नहीं बल्कि महान विद्वान पतंजलि थे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। उन्हीं के शासनकाल में भरुहत और सांची के बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार हुआ। जी, उन्हें और भी भव्य बनाया गया। तो ये कैसे संभव है? मतलब एक कट्टर ब्राह्मण राजा बौद्ध स्मारकों पर पैसा क्यों खर्च करेगा? ये उस समय की राजनीति और स्टेट क्राफ्ट को समझने का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। देखिए, कोई भी समझदार शासक ये जानता था कि उसका व्यक्तिगत धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसे एक विशाल और विविध जनता पर राज करना है तो वो किसी एक बड़े वर्ग को पूरी तरह नाराज नहीं कर सकता। लॉजिकल है।
और उस समय बौद्ध धर्म व्यापारियों और आम जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। हाँ, व्यापारी तो बौद्ध धर्म को काफी मानते थे। बिल्कुल। इसलिए भले ही पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन सांची और भरहुत जैसे बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार करवाकर उन्होंने ये संदेश दिया कि राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए जगह है। मतलब पॉलिटिक्स तब भी वैसी ही थी जैसी आज होती है, सबको खुश रखने की कोशिश। एकदम सही। खैर, उत्तर भारत में शुंग वंश के बाद थोड़े समय के लिए वासुदेव कर्ण द्वारा स्थापित कर्ण राजवंश आया, लेकिन इस उत्तर भारत की राजनीतिक उठापटक का एक बहुत बड़ा असर व्यापारिक रास्तों पर पड़ा है ना? जी, बहुत गहरा असर पड़ा। ऐसा लगता है कि उत्तर में अस्थिरता के कारण व्यापार का जो केंद्र था वो खिसककर दक्कन की दास चला गया। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। उत्तर की व्यापारिक रास्तों में असुरक्षा बढ़ने के कारण दक्षिण के रास्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और ठीक इसी समय दक्कन में एक नई ताकत का उदय होता है, सातवाहन राजवंश। जी, और इन व्यापारिक रास्तों और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लगभग 100 साल के अंतराल के बाद सातवाहन एक प्रमुख ताकत बनकर उभरे, जिन्हें पुराणों में आंध्र भी कहा जाए, राइट? बिल्कुल। गौतमीपुत्र शातकर्णी इनके सबसे महान राजा थे। उन्होंने शकों और ग्रीक लोगों को युद्ध में हराया और दक्कन में एक बहुत ही मजबूत प्रशासन कायम किया। हाँ, और इनका प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित था, जो आहार यानी जिले और ग्राम यानी गांव के स्तर पे बटा हुआ था। लेकिन सातवाहनों ने एक ऐसी शुरुआत की जिसने आगे चलकर भारत का पूरा आर्थिक ढांचा ही बदल दिया। आप वो भूमिदान की प्रथा की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री भूमिदान करने की शुरुआत की थी। हाँ। और इस भूमिदान के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे काम करता था? जब राजा किसी ब्राह्मण या बौद्ध विहार को ऐसी जमीन दान में देता था जो बंजर थी या जहां खेती नहीं होती थी, और कहता था कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इसका नतीजा क्या होता था? वो लोग उस जमीन पर जंगलों को साफ करवाते थे, वहां नए गांव बसाते थे और खेती शुरू करवाते थे। अरे वाह, मतलब बंजर जमीन का भी इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल। इससे राज्य की कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ा और गहराई में देखें तो यहीं से भारत में सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडलिज्म के बीज भी बोए गए। ये तो बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी यार। लेकिन इन सातवाहन राजाओं के बारे में मुझे एक बात बहुत हैरान करती है। कौन सी बात? स्रोत कहते हैं कि इनका समाज मुख्य रूप से धर्मशास्त्रों को मानता था, जैसे कि मनुस्मृति, और हम जानते हैं कि उन ग्रंथों के अनुसार समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक था। हाँ, जहाँ पिता का नाम आगे बढ़ता है। तो फिर इन महान राजाओं के नाम के आगे उनकी माँ का नाम क्यों जुड़ा है? जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी, मतलब गौतमी के पुत्र। ये सवाल इतिहासकार भी अक्सर उठाते हैं। ये तो एक प्राचीन रूढ़िवादी समाज में एक बेहद आधुनिक और प्रगतिशील बात लगती है ना? देखिए, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो इसका सबसे तार्किक विश्लेषण ये है कि सातवाहन समाज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथों के नियमों से नहीं चल रहा था। अच्छा, तो और क्या प्रभाव थे? दक्कन के उस इलाके में कई स्थानीय कबीले और जनजातियां थीं, जहां मातृसत्तात्मक परंपराएं बहुत मजबूत थीं। ओके, मतलब लोकल कस्टम्स। हाँ, इसके अलावा वहां बौद्ध परंपराओं का भी गहरा प्रभाव था। सातवाहनों ने सत्ता में आने के बाद उन स्थानीय परंपराओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना लिया। मतलब शाही महिलाओं का रुतबा बहुत ऊंचा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस दौर का समाज कितना लचीला था। वो सिर्फ किताबी नियमों से नहीं चलता था। कमाल है। वैसे इस लचीलेपन और दूसरों को अपना लेने की जो कला है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमें तब देखने को मिलता है जब हम भारत की सीमाओं पर नजर डालते हैं। आप उत्तर पश्चिमी सीमाओं की बात कर रहे हैं? हाँ, पिछले हिस्से में हमने देखा कि उत्तर भारत की सीमाएं कमजोर पड़ रही थी और मध्य एशिया से लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इंडो ग्रीक आए, शक आए, पार्थियन आए। बिल्कुल, वो आते तो अपनी सेनाओं के साथ आक्रमणकारी बनकर थे, लेकिन फिर जो होता है वो मतलब एकदम कमाल का है। हाँ, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जो जीतता है वो अपनी संस्कृति हारने वाले पर थोप देता है। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। बिल्कुल पलट गई। ये आक्रमणकारी यहाँ आए, यहाँ की अपार संपदा और गहरी संस्कृति को देखा और फिर धीरे धीरे यहीं के रंग में रंग गए, जिसे हम इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनके सबसे प्रमुख राजा थे मिनेंडर।
जिन्हें भारतीय स्रोतों में मिलिंद कहा गया है। हाँ, और मिलिंद पन्हो किताब में उनका जिक्र है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये किताब असल में राजा मिलिंद और एक महान बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। सही कहा आपने। और वो संवाद कोई मामूली बातचीत नहीं थी। तो क्या था उसमें खास? राजा मिलिंद एक ग्रीक थे जिनका दिमाग बहुत तार्किक था। वो नागसेन से जीवन, मृत्यु, आत्मा और संसार के होने या ना होने पर गहरे दार्शनिक सवाल पूछते हैं। मतलब पूरे फिलोसॉफिकल सवाल। बिल्कुल। और नागसेन जिस सरलता और तर्क के साथ उन सवालों के जवाब देते हैं, उससे राजा मिलिंद इतने प्रभावित होते हैं कि वो अपना ग्रीक धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। मतलब सच में सोचिए, एक विदेशी राजा भारत आता है आक्रमणकारी बनकर, और यहाँ के एक भिक्षु से बहस हारने के बाद खुशी खुशी उसका धर्म अपना लेता है। हाँ, और बदले में इंडो ग्रीक्स ने भी भारत को बहुत कुछ दिया। क्या क्या? स्रोतों से पता चलता है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले वो पहले शासक थे। अच्छा जी। और हफ्ते में जो 7 दिन का कॉन्सेप्ट हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी उन्हीं की देन है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और इसके बाद जो शक आए, जो मध्य एशिया से आए थे, उनका तो भारतीयकरण मतलब और भी गहरे स्तर पर हुआ। बिल्कुल। शकों के एक बहुत महान राजा हुए, रुद्रदामन। उन्होंने मौर्य काल की बनी हुई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। जी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है उनका जूनागढ़ शिलालेख। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला सबसे बड़ा शिलालेख है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। मतलब संस्कृत उस समय भारत के एलीट वर्ग और विद्वानों की भाषा थी। बिल्कुल। और एक शक राजा, जो मूल रूप से एक विदेशी है, वो प्राकृत या अपनी मातृभाषा छोड़कर अपनी उपलब्धियों को शुद्ध संस्कृत में लिखवा रहा है। जी, इसका सीधा सा मतलब है कि वो स्थानीय जनता और विद्वानों के बीच ये साबित करना चाहता था कि मैं भी आप ही में से एक हूँ। बिल्कुल, और मैं आपकी संस्कृति का सम्मान करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल उल्टा एसिमिलेशन है। बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई शुद्ध संस्कृत में लिखवा रहा है। और वैसे शकों का भारतीय शासकों से टकराव भी चलता रहा। हाँ, वो उज्जैन वाले राजा। जी, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को युद्ध में हराया था, और इस जीत की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और फिर पार्थियंस भी तो थे। हाँ, पार्थियंस यानी पहलव। उनके राजा गोंडोफिरनीस के दौर में तो ये ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है कि सेंट थॉमस भारत आए और उन्होंने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने को प्रेरित किया। जी। मतलब एक ही समय में कोई बौद्ध बन रहा है, कोई संस्कृत अपना रहा है, और कोई ईसाई बन रहा है। भारत सच में एक विशाल कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन चुका था। एकदम सही। लेकिन इन सब विदेशी शक्तियों के बाद जिस साम्राज्य ने एंट्री ली, उसने तो इतिहास की धारा ही मोड़ दी। आप कुषाण साम्राज्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कुषाण असल में युएची कबीले के लोग थे, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर भारत में वाराणसी तक अपना झंडा गाड़ दिया। और कुषाण साम्राज्य के जिस राजा ने इसे इसके चरम पर पहुंचाया, वो थे सम्राट कनिष्क। हाँ, महान राजा कनिष्क। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे आज भी हमारी भारत सरकार अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करती है ना? बिल्कुल। और कनिष्क का शासनकाल 2 मुख्य चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, बौद्ध धर्म का नया स्वरूप, और दूसरा, उनका बेहिसाब खजाना। बौद्ध धर्म के नए स्वरूप से आपका मतलब महायान शाखा से है? जी। क्योंकि कनिष्क ने ही जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति, मतलब वो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो आयोजित की थी। सही कहा। और यहीं पर बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से हीनयान और महायान में बट गया। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये बंटवारा आखिर हुआ क्यों? अचानक से क्या जरूरत आ पड़ी? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। देखिए, हीनयान जो था वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित था। मतलब बहुत कठोर सन्यासी जीवन। बिल्कुल। और इसमें बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक महान गुरु माना जाता था। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो फिर महायान कैसे आया? जैसे जैसे कुषाण साम्राज्य में नए नए देशों के व्यापारी और आम लोग जुड़ने लगे, उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था जिसे फॉलो करना आसान हो। अच्छा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल हो। हाँ, उन्हें एक ऐसा भगवान चाहिए था जिससे वो सीधे प्रार्थना कर सकें। यहीं से महायान का जन्म हुआ, जहां बुद्ध को एक उद्धारकर्ता या भगवान मान लिया गया। और उनकी भव्य मूर्तियां बनने लगी। जी, और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। और ये सब संभव हो पाया कनिष्क के उस बेहिसाब खजाने की वजह से, जिसका जिक्र आपने अभी किया था। बिल्कुल। स्रोतों में लिखा है कि कुषाणों ने उस समय के सबसे अहम व्यापारिक रास्ते, सिल्क रूट, पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। सिल्क रूट,
उस दौर का सबसे बिजी हाईवे। हाँ, जहां से चीन का रेशम रोम तक जाता था। कनिष्क ने इस पूरे रास्ते पर नियंत्रण करके व्यापारियों से भारी मात्रा में टैक्स और टोल वसूलना शुरू किया। और वहां से इतना राजस्व आया कि कुषाणों ने बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और वो भी भारी मात्रा में। उनके पास इतना पैसा था कि राजाओं ने खुद को किंग ऑफ किंग्स या देवपुत्र जैसी उपाधियां देना शुरू कर दिया। मतलब डिवाइन किंगशिप। जब पैसा अथाह हो तो इंसान सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, हाँ, बल्कि ज्ञान और कला पर भी निवेश करता है। बिल्कुल सही। और कनिष्क का दरबार तो इसका जीता जागता सबूत है। मैंने पढ़ा है कि उनके दरबार में वसुमित्र थे जिन्होंने महाविभाषा लिखा। अश्वघोष भी थे जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। हाँ, लेकिन जब मैं लिस्ट में आगे बढ़ता हूँ तो मुझे जो नाम दिखते हैं वो मेरा दिमाग घुमा देते हैं। मतलब मैं हैरान रह जाता हूँ। आप किन नामों की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के पितामह महर्षि चरक की। वो कनिष्क के दरबार में थे जी। और वही दूसरी तरफ नागार्जुन बैठे थे। स्रोतों के मुताबिक नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र में ऐसी थ्योरी दी जिसे आज के विद्वान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़कर देखते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत। हाँ, शून्यवाद का सिद्धांत असल में ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही एडवांस्ड और वैज्ञानिक सोच थी। बिल्कुल, जो उस दौर के दर्शन से निकल कर आ रही थी। तो रुकिए, इसको ऐसे देखते हैं। कनिष्क के दरबार में एक तरफ चरक मेडिकल साइंस पर काम कर रहे हैं जी, नागार्जुन फिजिक्स और फिलॉसफी के गहरे सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। और स्रोतों में यह भी लिखा है कि एजिसलाउस नाम का एक ग्रीक इंजीनियर कनिष्क के लिए एक विशाल स्तूप डिजाइन कर रहा है। हाँ, वो भी था। तो ये कोई आम राजा का दरबार तो नहीं लगता। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कनिष्क कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कोई ग्लोबल R&D हब चला रहे थे। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बिल्कुल सटीक है ना? देखिए, जब सत्ता स्थिर होती है, खजाने में सिल्क रूट का पैसा आ रहा होता है और राजा खुद को देवताओं का अंश मानता है, तो एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनता है जहां कला और विज्ञान बिना किसी रुकावट के फल फूल सकते हैं। मतलब फंडिंग और पीस दोनों मिल रहे थे। बिल्कुल। कनिष्क ने इन विद्वानों को वो प्लेटफॉर्म दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। और ये समृद्धि सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थी। कुषाणों के सिल्क रूट कंट्रोल और सातवाहनों की स्थिरता ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम ला दिया। सही कहा। अब शहर सिर्फ राजनीतिक राजधानियां नहीं रहते, वो व्यापारिक केंद्र बन गए थे। स्रोत बताते हैं कि उज्जैन मोतियों और मनकों मतलब बीड मेकिंग का सबसे बड़ा केंद्र था। और मथुरा कपड़ा उद्योग का गढ़ बन चुका था। और इन व्यापारियों और शिल्पकारों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जो आज के ट्रेड यूनियंस या कॉरपोरेशन से काफी मिलता जुलता था। आप गिल्ड्स यानी श्रेणियों की बात कर रहे हैं? हाँ, गिल्ड्स। जब व्यापार बहुत बढ़ गया तो अलग-अलग शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने अपने संगठन बना लिए। इन गिल्ड्स के मुखिया को श्रेष्ठी या ज्येष्ठ कहा जाता था। और जो व्यापारी मीलों दूर अपना सामान लेकर काफिलों में जाते थे, उनके लीडर को क्या कहते थे? उन्हें सार्थवाह कहते थे। ये गिल्ड्स इतने मजबूत थे कि ये अपने नियम खुद बनाते थे, बाजार की कीमतें तय करते थे और यहाँ तक कि खुद के बैंकों का काम भी करते थे, जहां लोग पैसा जमा कर सकते थे। जी, पर यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर हम उस दौर को देखें तो सातवाहन कभी शकों से लड़ रहे हैं, कुषाण अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। बिल्कुल। तो इन युद्धों के बीच ये व्यापारी अपने गिल्ड्स इतनी शांति से कैसे चला रहे थे? अच्छा सवाल है। मतलब ये तो कुछ वैसा ही है कि देश में लगातार चुनाव और उथल-पुथल मची हो और स्टॉक मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पर जा रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सका क्योंकि ये गिल्ड्स एक तरह से पूरी तरह स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस संस्थाएं बन चुकी थी। मतलब राजाओं का कोई कंट्रोल नहीं था। बात कंट्रोल की नहीं थी। चाहे गद्दी पर कोई भी राजा बैठे, उसे अपना राजपाट चलाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए था। और वो पैसा इन गिल्ड्स के टैक्स से आता था। बिल्कुल। इसलिए हर राजा इन व्यापारियों की आर्थिक ताकत का सम्मान करता था। सत्ता बदल जाती थी, लेकिन उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। क्या बात है। और फिर इस व्यापार में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। बाहरी व्यापार भी चरम पर पहुंच जाता है। आप मानसून हवाओं की खोज की बात कर रहे हैं? एकदम। 45 ईस्वी में हिप्पालस नाम के ग्रीक नाविक ने मानसून हवाओं की खोज कर ली। और उससे समुद्री सफर बहुत आसान हो गया। हाँ, क्योंकि अब तक व्यापारी समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, जिसमें महीनों लग जाते थे। लेकिन अब वो
हवा के बहाव के साथ सीधे समुद्र पार कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, जिसके बारे में प्लिनी रो रहे थे शुरुआत में। बिल्कुल। रोमनों को भारत की चीजें इतनी पसंद थी, खासकर दक्षिण भारत की काली मिर्च, कि हमारे स्रोतों में उसे यवन प्रिय यानी ग्रीक लोगों की पसंद कहा गया है। यवन प्रिय। और इसके बदले भारत में रोमन सोने की बरसात हुई। भरूच, कल्याण और अरिकमेडु जैसे पोर्ट्स अथाह अमीर हो गए। और देखिए, जब किसी समाज में चारों तरफ से इतना पैसा आता है तो उसका पूरा असर कला पर भी दिखता है। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार इसी दौर में कला की 3 बिल्कुल अलग और बेहतरीन शैलियां उभर कर आईं। जी, पहली थी गांधार कला शैली, जो उत्तर पश्चिम में फली फूली, जिस पर ग्रीक और रोमन प्रभाव ज्यादा था। हाँ, इसलिए जब यहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनी तो उनमें वो ग्रीक टच साफ दिखता है। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले दिखाए गए हैं और शरीर की मांसपेशियां एकदम यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक तरीके से गढ़ी गई हैं। और इसमें शायद ग्रे सैंडस्टोन मतलब भूरे पत्थर का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। और कुषाण राजाओं ने इसे बहुत संरक्षण दिया। लेकिन जब हम मथुरा की तरफ आते हैं तो मथुरा कला शैली बिल्कुल अलग नजर आती है। जी, इसमें सफेद चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ सिर्फ बुद्ध की नहीं बल्कि जैन तीर्थंकरों और ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी। सही कहा। इस शैली की मूर्तियों में शारीरिक बनावट से ज्यादा चेहरे पर एक गहरा आध्यात्मिक भाव है और आंखें खुली हुई दिखाई जाती हैं। और जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो तीसरी शैली मिलती है अमरावती कला शैली, जिसे मुख्य रूप से सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश ने संरक्षण दिया। ये सफेद संगमरमर पर उकेरी गई थी, है ना? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये कथा प्रधान थी। इसमें पूरी कहानियों को पत्थरों पर बहुत ही सेंसुअल और जीवंत तरीके से उकेरा गया था। तो आज हमने जिन भी स्रोतों का विश्लेषण किया, उनके आधार पर अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि मौर्य साम्राज्य के बाद का दौर भारत के इतिहास का कोई कमजोर हिस्सा या अंधकार युग बिल्कुल नहीं था। सबसे ज्यादा जीवंत, विश्वव्यापी और आर्थिक रूप से समृद्ध समय था। एक ऐसा दौर जहां विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय परंपराओं को अपनाया, जहां नए धर्मों का विकास हुआ और जहां व्यापारियों की ताकत ने बेहतरीन आर्ट स्कूल्स को जन्म दिया। एग्जैक्टली। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे स्रोतों के आधार पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग झकझोर देता है। जरा सोचिए। जी। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प उल्लेख नागार्जुन का है, जिन्होंने हजारों साल पहले प्रज्ञापारमिता सूत्र में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे विचार प्रस्तुत किए। हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया। और वहीं एक ग्रीक इंजीनियर एजिसेलाउस कनिष्क का स्तूप बना रहा है। तो बस सोचिए, यदि इस दौर का ये इंटरनेशनल क्रॉस कल्चरल मिलन और विज्ञान का ही आदान प्रदान, अगर ये इसी तरह सदियों तक बिना रुके चलता रहता तो आज का हमारा ग्लोबल साइंटिफिक लैंडस्केप और दुनिया का इतिहास कितना अलग होता। बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ स्रोतों के इस गहन अध्ययन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं।